नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौर में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है भकूट दोष। तो क्या होता है भकूट दोष? तो भकूट दोष एक नाम है जब हम कुंडली मैच करते हैं, कुंडलियों का मिलान करते हैं, केवल तब इसका महत्व है, हर जगह नहीं। यानी सेपरेट सिंगल कुंडली में वर या कन्या की सेपरेट कुंडली में ये दोष पॉसिबल नहीं है। ये केवल तब हो सकता है जब वर और कन्या की कुंडलियों को आपस में मैच किया जाता है। तो 8 अलग अलग बिंदु हमें देखने होते हैं, उसमें से 7वें नंबर का बिंदु जिसके टोटल मार्क्स भी 7 ही हैं को देखा जाता है। तो इसका कोई तो विशेष प्रभाव होता होगा जो इसे इतना नंबर दिए गए हैं 36 में से 7, तो लगभग 19% नंबर तो इसी के पास है। तो भकूट दोष एक नाम है, लेकिन इसके अंदर भकूट दोष में 3 तरह की वैरायटी संभव है। पहली वैरायटी का नाम है, 3 इसके अलग अलग खंड हैं। तो पहला खंड का नाम है द्विद्वादश, 2 और 12। 2 और 12 का मतलब है कि वर की कुंडली से कन्या की कुंडली या वर की चंद्र राशि से कन्या की चंद्र राशि दूसरे भाव या 12वें भाव में हो। इसे आप पलट के भी कर सकते हैं कि कन्या की राशि से वर की राशि दूसरे भाव या 12वें भाव में हो, तो इसे द्विद्वादश दोष कहते हैं। ठीक है, ये भकूट दोष का एक खंड हो गया। दूसरा खंड होता है जब वर की राशि से कन्या की राशि 5वें या 9वें भाव में हो, इसे नव पंचम कहते हैं। तीसरी वैरायटी है जब वर की चंद्र राशि से कन्या की चंद्र राशि 6ठे और 8वें भाव में हो, तो इसे षडाष्टक, षष्ठ और अष्ट, 6ठा 8 का दोष कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर कलेक्टिवली कह देते हैं, तीनों का अलग अलग नाम कह लो बेशक, वो है भकूट दोष। तो किसी एक मैचिंग ग्रुप में वर और कन्या की कुंडली में कोई एक ही वैरायटी का भकूट दोष हो सकता है, तीनों संभव नहीं है। एक ही कुंडली में ऐसा संभव नहीं। तो या तो द्विद्वादश होगा, या नव पंचम होगा, या षडाष्टक होगा, और नहीं भी हो सकता। जरूरी नहीं है कि भकूट दोष हो। बात हो रही है अगर है तो 3 वैरायटी संभव है। तो ये हो गया भकूट दोष। अब बात आती है कि इसका अर्थ क्या, मतलब क्या हो जाएगा भकूट दोष। तो चंद्र से देखते हैं इसको, बड़ी बात समझिए। और चंद्र मन का स्वामी है, मन भावनाओं का स्वामी है, मनोवैज्ञानिकता का स्वामी है। तो अगर एक दूसरे की राशियां एक दूसरे से बुरे भाव या एक दूसरे पर बुरा प्रभाव डालने वाली हों, तो ये एक दूसरे के मन और व्यक्तित्व पर मनोवैज्ञानिक भावनात्मक दबाव डालती है, जिससे वैवाहिक जीवन के तालमेल में समस्याएं देखने में आती है। वैवाहिक जीवन क्या है? सामंजस्य, एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास। वो प्रेम और विश्वास के लिए पहले भरोसा होना चाहिए। भरोसा यानी हमारे मन मिले। अब मन ही नहीं मिल रहे तो फिर वैवाहिक जीवन में सुख का अनुभव कैसे होगा? तो चंद्र और वर का चंद्र और कन्या के चंद्र के आपसी तालमेल को ये 3 अलग अलग ढंग से देखते हैं तो भकूट दोष कहते हैं, और ये हम पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाल सकता है। अब एक एक करके तीनों का ले लेते हैं कि कैसे। सबसे पहले द्विद्वादश का लेते हैं। आपकी राशि से दूसरा भाव आपके कुटुंब का भाव है, और 12वां भाव आपके मोक्ष, आपके धर्म, आपके शैया सुख का। अब अगर 2 और 12 का बन रहा है ये वाला भकूट दोष, तो क्या देखने में आएगा? समस्या देखने में आएगी कि कुटुंब से तालमेल नहीं हो पा रहा है, परिवारजनों से तालमेल नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे की पैतृक संपदा, इस एंगल से भी समस्या देखने में आ रही है, भाषाई तालमेल गड़बड़ देखने में आ रहा है, एक दूसरे की लैंग्वेज कमांडिंग समझ नहीं आ रही, ऐसा हो सकता है। 12वें घर से जो सुख देखने हैं वो है धर्म का, अध्यात्म का, खर्च करने का और शैया का सुख।
अब अगर यही एडजस्टमेंट खराब है, तालमेल नहीं हो पा रहा, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे के लिए खर्च ज्यादा कर रहे हैं, हद से ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों का असर एक दूसरे की वैवाहिक जीवन की क्वालिटी पर आता है। और जब ऐसा होता है तो इसे कहते हैं द्वि द्वादश भकूट दोष है, इनमें तालमेल होना मुश्किल है। दूसरी वैरायटी होती है नव पंचम। नौवां भाव भाग्य का और पांचवा संतान का। यानी ऐसी परिस्थिति में यह हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के संतान के लिए कष्टकारी हों, और ये भी संभव है कि भाग्य पर दबाव डालें। ज्यादा लोग कहते हैं जब से शादी हुई है सारे काम बिगड़ने लगे इत्यादि। तो संतान की प्राप्ति में कष्ट हो रहा है, या भाग्य की प्राप्ति में कष्ट हो रहा है, या यथेष्ट की प्राप्ति में तकलीफ हो रही है जितना हम प्रयास कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं नव पंचम। तीसरी वैरायटी जो है उसका नाम है षडाष्टक। छठा भाव बीमारियों का, कर्जे का, आठवां भाव खो जाने का और मृत्यु का। सबसे भारी है जब एक दूसरे के स्वास्थ्य पर दबाव डाल रहे हैं, जीवन पर दबाव डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि विरक्ति का भाव आता है, इसके साथ मेरी नहीं निभेगी, मेरी नहीं निभ पाएगी, मुझे तो अलग ही रहना है। और जब ऐसा विचार मन में आ जाए तो क्या होगा, फिर आपको अलग होने का, बिछड़ने का मन आएगा। ईमानदारी से ये इतना ही असर करता है। लेकिन इसी को हम कैसे कहते हैं कि भाई भकूट दोष बन रहा है, इसलिए दोनों का सामंजस्य बिगड़ जाएगा, ये अलग अलग हो जाएंगे। तो अलग होने का अर्थ ही यहां पर यह है कि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, उनमें वैचारिक स्तर पर समानता नहीं है। तो हमने ये दो बातें समझ ली। अब एक सवाल ले लेते हैं कि क्या भकूट दोष का प्रभाव सब पर होता है, या इतना जबरदस्त होता है कि रिश्ता ही टूट जाए या अलग अलग हो जाए। एक मैंने 2-3 सवाल लिखे हैं, मैं उनको पढ़ के बताता हूं। तो भकूट दोष क्या कभी कैंसर भी हो सकता है, ऐसी कोई परिस्थितियां? ठीक है, इसका आंसर देते हैं। दूसरा, क्या भकूट दोष होने पर विवाह किया जा सकता है? अभी पूरी वीडियो में आगे बताऊंगा कि कुछ कंडीशंस में भकूट दोष कैंसर भी होता है और कुछ में नहीं होता है। जब कैंसर हो रहा है तो आप विवाह कर सकते हैं। क्या भकूट दोष पूर्ण निर्धारण करता है जन्म कुंडली की मैचिंग का? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इससे मुख्य रूप से नाड़ी दोष और भकूट दोष को मुख्य रूप से देखा जाता है। अगर ये लग रहा है और कैंसर नहीं हो रहा है तो फिर विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा मत है। यानी ये बहुत बड़ा निर्णायक है जन्म कुंडली की मैचिंग का। तीसरा, किस राशि में वो कैंसर होता है और किस राशि में नहीं, या क्या हर एक राशि में कैंसर हो जाता है? आपकी जो राशि है उससे जिन जिन राशियों में बनेगा, तो किसी से कैंसर और किसी से नहीं, वो कैसे देखें? चलिए वो भी मैं आगे, तो कुल 4 सवाल यहाँ पे लिए हैं। इन चारों सवालों के लिए अभी आगे मैं बताता हूं। लेकिन आगे के वीडियो को समझने के लिए दो बेसिक चीजें समझ लेते हैं। पहला तो आप देखिए, लिस्ट देख लीजिए। इसमें ये बताने का प्रयास किया है कि जो मैथमेटिकल नंबर हम लिखते हैं 1 से लेकर 12 तक, तो उसमें से कौन सा नंबर कौन सी राशि को बिलोंग करता है। तो यहां से ये देखना जरूरी है जिससे आपको पता हो कि कौन सी राशि है लड़की की और कौन सी राशि है लड़के की। यानी चंद्र राशियां ही नहीं देख पाएंगे तो फिर भकूट दोष का मैचिंग कैसे होगा, एक बात। दूसरी बात, फिर हमें ये ठीक से मालूम होनी चाहिए कि ग्रह मैत्री का चक्र क्या है। कैसे देखें कौन सा ग्रह किस ग्रह का मित्र, कौन सा ग्रह किस ग्रह का शत्रु, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ समभाव रखता है। इसकी एक पूरी टेबल है, स्क्रीन पर है, आप उसे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसको पूरा पढ़ूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। ये 2 बेसिक चीजें अगर आप पहले से जानते हैं तो आपको आगे की बात समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, मेष राशि से देखते हैं। अगर आपकी मेष राशि है तो चंद्र 1 नंबर पे लिखा होगा। चंद्र कुंडली बनाएंगे तो ये स्थिति दिखाई देगी। 3 तरह से हम भकूट दोष देखते हैं। पहला होता है द्विद्वादश, 2 और 12। अपनी राशि से अगला यानी दूसरा शुक्र, अपनी राशि से 12वां यानी गुरु। ठीक है, अब देखना है नव पंचम, अपनी राशि से 9वें भाव,
इस भाव की राशि है धनु, धनु का स्वामी होता है गुरु। और 5वां सिंह राशि, इसका स्वामी होता है सूर्य। ठीक है, इसके बाद बात आती है षडाष्टक, छठा 8वां, अपनी राशि से छठा बुध, कन्या राशि, बुध स्वामी है। और इस राशि से 8वां वृश्चिक राशि, मंगल। अब देखना है ग्रह मैत्री कि इनकी ग्रह मैत्री कैसे हैं। लिस्ट आपके सामने है, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो मंगल से शुक्र सम है, ना शत्रु ना ही उसका मित्र। गुरु मित्र है, यहां भी गुरु मित्र हुआ, सूर्य भी मित्र है, मंगल मित्र है। एक मात्र राशि ये वाली है ऐसी जो शत्रु है। तो मेष राशि अगर आपकी है तो आपके लिए केवल एक राशि कन्या राशि ऐसी है जिसमें कन्फर्म भकूर दोष बनेगा, जिसका जबरदस्त दुष्प्रभाव हो सकता है। चलिए इसी बात को देखते हैं। अगर हम वृषभ लेंगे तो आपका चंद्र यहां होगा, चंद्र कुंडली बनाएं तो पहले देखने 2 और 12। अपने से दूसरे नंबर पर मिथुन राशि, इसका स्वामी है बुध। अपने से 12वें मेष राशि, इसका स्वामी है मंगल। अपने से नवपंचम, अपनी भाव से, अपनी राशि से 9वें भाव में जो राशि आएगी मकर, उसका स्वामी है शनि। 5वें भाव में ये राशि आएगी 1 2 3 4 5, इसकी कन्या, कन्या का स्वामी बुध। फिर षडाष्टक छठा और 8वां, अपनी राशि से छठा तुला राशि शुक्र, और 8वीं में धनु राशि गुरु। अब ग्रह मैत्री में देखते हैं तो बुध वृषभ राशि का मित्र, मंगल सम, शनि फिर से सम मित्र, बुध मित्र, शुक्र मित्र और गुरु सम। तो वृषभ मिथुन राशि के लिए देखते हैं। मिथुन राशि अगर होगी तो 3 नंबर होगा चंद्र कुंडली में, और यहां चंद्र लिखा होगा। इस राशि का स्वामी हुआ बुध। अब इससे 2 और 12 देखना है। दूसरा और 12 की स्थिति क्या है? अपने से अगला दूसरा चंद्र कर्क राशि के कारण। पिछली राशि 12वीं होती है वृषभ, उसका स्वामी है शुक्र। नवपंचम अपने से 9वीं कुंभ राशि, इसका स्वामी है शनि। अपने से पंचम तुला राशि, जिसका स्वामी है शुक्र। अपने से छठी राशि वृश्चिक, इसका स्वामी है मंगल। अपनी राशि से 8वीं राशि शनि, मकर राशि के कारण ये रहा। अब ग्रह मैत्री देखें तो चंद्र और बुध परम शत्रु हैं एक दूसरे के, ये बात नहीं बनी। शुक्र मित्र है, शनि मित्र है, शुक्र मित्र है। मंगल और शनि समभाव रखते हैं, न शत्रु न मित्र। तो अर्थ ये हुआ कि मिथुन राशि के लिए सिर्फ एक के लिए देखते हैं। आपकी राशि कर्क होगी तो चंद्र यहां लिखा होगा, और बाई चांस कर्क राशि है तो ये स्वग्रही होता है। चलिए अलग विषय। ये चंद्र राशि बनाई तो ये स्थिति आएगी। अब इसमें 2 और 12 का दोष देखना है, तो 2 और 12 यानी सूर्य का एक प्रभाव आएगा। दूसरे नंबर पे 12वें नंबर पे बुध आएगा, क्योंकि सिंह और मिथुन के ये स्वामी मैंने लिख दिए। फिर नवपंचम अपने से 9वें मीन राशि का स्वामी गुरु। अपने से पंचम वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल। अपने से छठे भाव का धनु राशि का स्वामी गुरु। अपने से 8वें कुंभ राशि का स्वामी शनि। अब देखना है कि ग्रह मैत्री क्या कहती है। चंद्र इस राशि का जो स्वामी होता है, चंद्र सूर्य का मित्र है, बुध का मित्र है, गुरु, मंगल, गुरु और शनि इन सबसे समभाव रखता है। अर्थात सिंह राशि की बात करते हैं। अब देखिए सिंह राशि होगी तो 5 नंबर पे चंद्र लिखे होंगे। इस राशि का स्वामी सूर्य। अपने से दूसरी राशि का स्वामी कन्या के कारण बुध, चंद्र, ये सभी राशियों के मैंने नाम लिख दिए। 2 और 12 में कौन सी राशि आई? बुध और चंद्र, ये लिखा हुआ। नवम पंचम में मंगल और गुरु, ये है। षडाष्टक में 6 और 8 ये रहे। अब देखना है ग्रह मैत्री। तो सूर्य के साथ बुध मित्र है, चंद्र मित्र है, मंगल मित्र है, गुरु मित्र है, गुरु मित्र है। सिर्फ शनि मित्र नहीं है। अर्थात सिंह राशि के केस में अगर भकूट दोष पूरी तरीके से लागू होता है तो केवल मकर राशि पे लागू होता है। बाकी सभी राशियों से या तो वो मित्रवत व्यवहार करेगा इसलिए कैंसल हो जाएगा, या समभाव करेगा तो अधिक प्रभावी नहीं होगा। राशि पर देखते हैं। अगर आपकी राशि कन्या है तो चंद्र 6 नंबर पे लिखा होगा, और इस राशि का स्वामी होता है बुध। तो इससे दूसरी राशि कौन सी हुई?
तुला राशि शुक्र, इससे 12वीं राशि सिंह के कारण सूर्य, 2 और 12 का दोष है, शुक्र ये रहा, सूर्य ये रहा, ये लिखा। फिर नव पंचम, 9वां भाव ये वृषभ राशि का स्वामी शुक्र ये रहा, पंचम भाव मकर राशि का स्वामी शनि ये रहा। इसके बाद में बात आती है षडाष्टक, 6ठे भाव का कुंभ राशि का स्वामी शनि, अष्टम भाव 8वें भाव का स्वामी मेष का स्वामी मंगल। ग्रह मैत्री देखें तो शुक्र मित्र है, सूर्य मित्र है, शुक्र मित्र है, शनि और मंगल ये समभाव रखते हैं। तुला राशि पर देखते हैं। तुला राशि की स्थिति अगर 7 नंबर होगा तो यहां चंद्र होगा, तो आपकी राशि तुला जिसका स्वामी हुआ शुक्र। और इसमें यहां पर 2 और 12 दोष देखें, द्विद्वादश। 2 नंबर वृश्चिक राशि मंगल, 12वें घर में कन्या राशि बुध, मंगल और बुध ये रहे। नव पंचम, नवम भाव का स्वामी मिथुन का स्वामी बुध, पंचम भाव कुंभ का स्वामी शनि ये रहा। षडाष्टक 6ठा और 8वां, मीन का स्वामी गुरु और शुक्र, वृषभ राशि का शुक्र। अब यहां स्थिति यह है कि शुक्र मंगल के साथ संभाव रखता है, बुध के साथ वो मित्र है, ये भी बुध राशि फिर मित्र, शनि का भी मित्र है, शुक्र का भी मित्र है और गुरु से संभाव। तो तुला भी एक ऐसी राशि है जिसका जिन राशियों से भकूट दोष बनता है कोई भी उसकी शत्रु नहीं है। अर्थ ये निकला कि या तो वो मित्र हैं या समभाव रखते हैं। तो या तो प्रबल, अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो यहाँ 8 नंबर पे चंद्र लिखा होगा, तो आपकी राशि वृश्चिक। इस राशि का स्वामी होता है मंगल। ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे बढ़ के कि द्वि और द्वादश दोष एक हो गया, तो गुरु और शुक्र ये रहे। नव पंचम चंद्र और गुरु ये रहे। षडाष्टक मंगल और बुध ये रहे। अब ग्रह मैत्री देखें तो गुरु मित्र हैं, शुक्र सम, चंद्र मित्र, गुरु मित्र, मंगल मित्र, बुध एकमात्र ग्रह है जो शत्रु। अर्थात वृश्चिक राशि में भकूट दोष केवल एक राशि मिथुन राशि पर जबरदस्त लागू होगा, जिसे अवॉइड किया जाना चाहिए या विवाह नहीं करना चाहिए। बाकी सभी ग्रहों से वो या तो मित्र है या समभाव रखता है। तो केवल एक राशि मिथुन राशि से ठीक नहीं होगा। राशि पर देखते हैं, अगर धनु राशि होगी तो नंबर होगा 9। यहां आपकी कुंडली में लिखा होगा चंद्र। इस राशि का स्वामी हुआ गुरु। 2 और 12 इससे अगली और पिछली राशियां। अगली राशि का स्वामी कौन हुआ? अगली राशि का स्वामी हुआ शनि, पिछली राशि का स्वामी हुआ मंगल, ये लिखा। नव पंचम 9वें भाव का स्वामी सूर्य, पंचम भाव का स्वामी मंगल, ये रहा। 6ठे और 8वें भाव का स्वामी शुक्र और चंद्र। अब धनु राशि का स्वामी है गुरु। ग्रह मैत्री में देखें तो पता चलता है शनि सम है, मंगल मित्र है, सूर्य मित्र है, मंगल मित्र है, चंद्र भी मित्र है। एकमात्र शुक्र यानी वृषभ राशि ऐसी है जो मित्र नहीं है, जो घोर शत्रु है। तो अगर आपकी धनु राशि है तो केवल वृषभ राशि से बनने वाला भकूट दोष ही आप पर पूरी तरह प्रभावी होगा। बाकी राशियों से बनने वाला भकूट दोष ना के बराबर प्रभाव करेगा। मकर राशि को देखते हैं। मकर राशि होगी तो यहां 10 नंबर होगा जहां आपका चंद्र लिखा होगा, चंद्र राशि। इस राशि का स्वामी शनि। इससे दूसरे और 12वें अगली और पिछली राशि का स्वामी कुंभ का स्वामी शनि, इसका स्वामी गुरु, ये रहे। नव पंचम बुध और शुक्र, ये रहे। बुध और शुक्र 6ठा और 8वें का स्वामी रहा। ग्रह मैत्री में देखें तो शनि मित्र है, स्वयं की राशि हो गई। गुरु सम है, बुध मित्र है, शुक्र मित्र है, बुध मित्र है। अकेला एक सूर्य मित्र नहीं है। यानी मकर राशि के लिए अगर सिंह राशि से भकूट दोष बन रहा है तो उसका बुरा प्रभाव होगा। बाकी राशियों से बनने वाले भकूट दोष का प्रभाव नगण्य होगा, ना के बराबर होगा, उसमें विवाह किया जा सकता है। के लिए देखते हैं यही बात। तो कुंभ राशि होगी तो यहाँ 11 नंबर होगा जहां आपका चंद्र लिखा होगा। कुंभ राशि का स्वामी शनि। इससे अगली राशि 2 नंबर की यानी मीन, उसका स्वामी हुआ गुरु। 12वीं राशि मकर, इसका स्वामी शनि, ये रहा। इससे नवो पंचम 9वें घर तुला राशि का स्वामी शुक्र, पंचम भाव का स्वामी मिथुन के कारण हुआ बुध। 6ठे भाव का स्वामी हुआ चंद्र, 8वें भाव का स्वामी हुआ बुध। अब ये तो
2/12 यानी द्विद्वादश नवपंचम षडाष्टक राशियों के नाम। शनि इनमें से गुरु के साथ संभाव रखता है, शनि के साथ उसकी मित्रता है, शुक्र से भी उसकी मित्रता है, बुध से भी है, बुध से भी है। सिर्फ चंद्र राशि यानी कर्क राशि से उसकी मित्रता नहीं है। तो अगर आपकी राशि कुंभ है तो कर्क राशि से आपका जो भकूर दोष बनेगा वही दुष्परिणाम देने वाला होगा। बाकी सभी राशियों से अगर भकूर दोष बन रहा है तो उसका ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। अब मीन राशि पर भी इसी बात को देखते हैं। अगर आपकी मीन राशि होगी तो यहां आपकी कुंडली में चंद्र लिखा होगा। चंद्र कुंडली को देखेंगे तो ये स्थिति आ जाएगी। 2 और 12 अपने से अगली राशि मेष का स्वामी हुआ मंगल, 12वीं राशि कुंभ उसका स्वामी हुआ शनि, नवपंचम वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल और कर्क राशि का स्वामी चंद्र। अब इसे देखें षडाष्टक, इस राशि का स्वामी हुआ सूर्य, 8वीं राशि का स्वामी हुआ शुक्र। अब ये जो स्थिति है इसमें जो भकूर दोष की स्थितियां बन रही हैं, तो गुरु जो मीन राशि का स्वामी है वो मंगल के साथ मित्र है, शनि से सम, मंगल का मित्र, चंद्र का मित्र, सूर्य का मित्र, लेकिन शुक्र का मित्र नहीं है। अर्थात मीन राशि अगर आपकी है तो केवल तुला राशि से बनने वाला भकूर दोष आप पर पूर्ण रूप से लागू होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, बाकी सभी राशियों से बनने वाला भकूर दोष अधिक प्रभावी नहीं है, उसका प्रभाव नगण्य होगा। लेकिन तुला राशि से है तो उसे विवाह को अवॉइड किया जाना आवश्यक है। अगर आप बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना चाहते तो मैं एक लिस्ट आपको दिखा रहा हूं वर या कन्या के कॉम्बिनेशन में, यानी वर या कन्या में से किसी एक की राशि मेष या किसी दूसरे की राशि अगर कन्या है तो कन्फर्म भकूर दोष बनेगा, विवाह नहीं किया जा सकता। वृषभ या धनु राशि का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो भी विवाह नहीं किया जा सकता। मिथुन राशि किसी एक की है और दूसरे कैंडिडेट की कर्क या वृश्चिक है तो भी विवाह नहीं किया जा सकता। कर्क राशि है और दूसरे कैंडिडेट की मिथुन या कुंभ राशि हो तो भी विवाह नहीं किया जा सकता। किसी एक की सिंह राशि है और दूसरी तरफ मकर राशि है तो भी विवाह नहीं किया जा सकता। कन्या राशि है दोनों में से किसी एक की और दूसरे कैंडिडेट की मकर, कुंभ या मेष, ये तीनों राशियां हैं तो विवाह नहीं किया जा सकता। तुला और मीन राशि का कॉम्बिनेशन बन रहा है तब भी विवाह नहीं किया जा सकता। दोनों में से किसी एक की वृश्चिक और दूसरे की मिथुन राशि है तो भी विवाह नहीं किया जा सकता क्योंकि कंफर्म भकूर दोष बनेगा। धनु राशि और वृषभ राशि में भी दोनों कैंडिडेट में से किसी एक की है तो भी भकूर दोष बनेगा, विवाह नहीं किया जा सकता। मकर राशि और सिंह राशि का अगर कॉम्बिनेशन दोनों कैंडिडेट्स का बन रहा है तो भी विवाह नहीं किया जा सकता। कुंभ और कर्क राशि का कॉम्बिनेशन दोनों कैंडिडेट में से है तो भी विवाह नहीं किया जा सकता। और मीन राशि और तुला राशि का कॉम्बिनेशन आ रहा है तब भी कंफर्म भकूर दोष लगेगा। इसके अलावा बनने वाली राशियों से भकूर दोष ग्रह मैत्री के कारण कैंसल हो जाते हैं या समभाव रखते हैं, उनका अधिक प्रभाव नहीं होता। तो केवल इन्हीं कॉम्बिनेशंस को विवाह के लिए अवॉइड किया जाना चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए। बाकी किसी और कॉम्बिनेशन में भकूर दोष बन रहा है तो विवाह किया जा सकता है। आपने भकूर दोष से संबंधित लगभग सभी प्रश्न देख लिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें मिल गया होगा और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।